वियतनाम युद्ध। वियतनाम मूल रूप से एक ही देश था और लंबे समय तक विदेशी शासन के अधीन रहा। 19वीं शताब्दी के अंत से ये फ्रांस का उपनिवेश बन गया और अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक निर्णय स्वयं नहीं ले सका। इसी कारण अनेक वियतनामी लोगों ने अपने देश को स्वयं शासित करने का सपना देखना शुरू किया। स्वतंत्रता की यही इच्छा आगे चलकर वियतनाम में होने वाले अनेक युद्धों की शुरुआत बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद वियतनामी लोगों ने फ्रांसीसी उपनिवेश शासन से मुक्त होने के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। यह युद्ध 1946 में शुरू हुआ और लगभग 8 वर्षों तक चला। वियतनाम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने देश को चलाना चाहता था, जबकि फ्रांस अपना उपनिवेश नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। 1954 में फ्रांस की हार हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया। फ्रांस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद कई देश वियतनाम के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। ये बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुई और आगे के युद्ध को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। इसके परिणाम स्वरूप वियतनाम को 17वें उत्तरी समानांतर के साथ उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर दिया गया। ये विभाजन अस्थायी माना गया था, लेकिन वास्तव में ये लंबे समय तक चला और नए संघर्षों की शुरुआत बना। उत्तरी भाग उत्तर वियतनाम बना, जिसने साम्यवादी प्रणाली को चुना। दक्षिणी भाग पर दक्षिण वियतनामी सरकार का शासन था, जो साम्यवाद का विरोध करती थी। जो क्षेत्र कभी एक ही देश थे, वे अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर चल पड़े और तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। यही विभाजन वियतनाम युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। उस समय दुनिया शीत युद्ध नामक एक तनावपूर्ण दौर में जी रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे एक दूसरे से युद्ध नहीं किया, बल्कि दुनिया भर में अपनी राजनीतिक प्रणालियों को फैलाने की होड़ में लगे रहे। अमेरिका का मानना था कि यदि एक देश साम्यवादी बन गया तो उसके पड़ोसी देश भी जल्द ही उसी राह पर चलेंगे। इस विचार को डोमिनो सिद्धांत कहा गया और ये वियतनाम मुद्दे को देखने का एक प्रमुख तरीका बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को साम्यवादी बनने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता शुरू की। शुरुआत में उसने युद्धक सैनिकों के बजाय सैन्य सलाहकार भेजे, जो प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देते थे। लेकिन लड़ाई और भी भयानक होती गई और दक्षिण वियतनामी सरकार अकेले इससे निपट नहीं सकी। परिणाम स्वरूप अमेरिकी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती गई और युद्ध का स्वरूप बदल गया। उन्नीस 1964 में ये रिपोर्ट आई कि टोंकिन की खाड़ी में एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हमला हुआ है। इस घटना ने अमेरिकी समाज को झकझोर दिया और युद्ध को देखने का नजरिया बदल दिया। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई बढ़ाने का अधिकार दे दिया। यह निर्णय वियतनाम युद्ध को बड़े पैमाने पर बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। उन्नीस 1965 में बड़ी संख्या में अमेरिकी थल सैनिक दक्षिण वियतनाम पहुंचे। इस बिंदु के बाद वियतनाम युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण युद्ध का रूप लेने लगा। सैनिकों, हथियारों और हवाई हमलों का स्तर पहले के चरणों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया। पूरे वियतनाम ने युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया। वियतनाम युद्ध वह युद्ध था जिसमें हेलीकॉप्टरों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। सैनिक हेलीकॉप्टरों के माध्यम से तेजी से जंगलों और गांवों में अभियानों के लिए पहुंचते थे। मोर्चे स्पष्ट नहीं थे और लड़ाइयां अक्सर बिना चेतावनी के अचानक शुरू हो जाती थी। इस कारण नागरिकों और सैनिकों के बीच की सीमा अक्सर धुंधली हो जाती थी। युद्ध में एक महत्वपूर्ण शक्ति वियतकांग थी। वियतकांग दक्षिण वियतनाम में सक्रिय एक साम्यवादी झुकाव वाला सशस्त्र समूह था। वे नियमित सेना की तरह खुले रूप से नहीं लड़ते थे, बल्कि छिपकर गुरिल्ला युद्ध और अचानक हमले करते थे।
इससे ये पहचानना बहुत कठिन हो गया कि कौन लड़ाका है और कौन आम नागरिक। वियतनाम का विशाल और जटिल जंगलों वाला भूभाग युद्ध को और भी कठिन बना देता था। दुश्मन जंगलों में छिपा रहता था और हमले कहीं भी कभी भी हो सकते थे। सैनिकों को दिन रात तनाव में रहना पड़ता था और उन्हें आराम बहुत कम मिलता था। इस युद्ध ने न केवल उनके शरीर पर बल्कि उनके मन पर भी भारी बोझ डाला। अमेरिकी सेना ने दुश्मनों के छिपने के स्थानों को नष्ट करने के लिए रासायनिक पत्तानाशकों का उपयोग किया। इन रसायनों से पेड़ पौधे सूख गए और जंगल उजड़ गए। जंगल जल्दी नष्ट हो गए, लेकिन मिट्टी, पानी और मानव स्वास्थ्य पर लंबे समय तक रहने वाला नुकसान रह गया। यह समस्या युद्ध समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक बनी रही। उन्नीस में मध्य वियतनाम के माइलाई गांव में एक दुखद घटना हुई जिसमें कई नागरिक मारे गए। ये गांव न तो कोई सैन्य अड्डा था और न ही युद्ध का मैदान, बल्कि एक शांत कृषि समुदाय था। एक सैन्य अभियान के दौरान इस क्षेत्र को गलती से दुश्मन का गढ़ समझ लिया गया, जिससे निर्दोष लोगों को भारी पीड़ा सहनी पड़ी। यह घटना आज भी इस बात का उदाहरण है कि भय और गंभीर गलतियों के कारण युद्ध मानवता को कैसे नष्ट कर सकता है। उसी वर्ष उत्तर वियतनाम और वियतकांग ने टेट आक्रमण नामक एक बड़े पैमाने का हमला शुरू किया। टेट वियतनाम का चंद्र नववर्ष होता है और उसी समय हमला होना अपने आप में एक बड़ा झटका था। हालांकि उन्हें सैन्य रूप से भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस आक्रमण का युद्ध की दिशा पर गहरा प्रभाव पड़ा। अमेरिकी समाज में युद्ध जारी रखने का विश्वास बुरी तरह डगमगा गया। वियतनाम युद्ध की खबरें रोज टेलीविजन पर दिखाई जाती थीं। लोग अपने घरों में बैठकर युद्ध के वास्तविक दृश्य देख सकते थे। ये अनुभव पहले के युद्धों में बहुत कम देखने को मिला था। जैसे जैसे युद्ध की कठोर सच्चाई सामने आई, युद्ध विरोधी भावना बढ़ती चली गई। युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में फैल गए। छात्रों और नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाई। लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि उन्हें दूर की भूमि में युद्ध क्यों लड़ना चाहिए। इन आवाजों ने सरकारों और राजनीतिक नेताओं पर बढ़ता हुआ दबाव डाला। उन्नीस में एक शांति समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम से अपने सैनिक वापस बुला लिए। हालांकि वियतनाम के भीतर लड़ाई तुरंत समाप्त नहीं हुई। 1975 में उत्तर वियतनामी सेनाएं साइगोन में प्रवेश कर गईं और युद्ध अंततः समाप्त हो गया। वियतनाम युद्ध लगभग 20 वर्षों तक चलने वाला एक लंबा और पीड़ादायक संघर्ष था। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसके प्रभाव लंबे समय तक बने रहे। अविस्फोटित बम और रासायनिक पदार्थों से हुई क्षति आज भी एक बड़ी समस्या है। कई लोग आज भी युद्ध की यादों और घावों के साथ जीवन जी रहे हैं। ये कहानी इस बात को समझने के लिए दर्ज की गई है कि युद्ध समाज पर किस तरह के निशान छोड़ जाता है।